जय महाराष्ट्र. मी विशाल पाटील. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी 99% इतकी खरी उतरत असते. आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवरती आपण बोलणार आहोतच आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडित जी, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. बरं, आजही आपण अनेक विषयांवरती पंडितजींशी चर्चा करणार आहोत. पंडितजींना मला सगळ्यात पहिला प्रश्न विचारावा असं वाटतो आणि तो म्हणजे राजकीय क्षेत्राशी निगडित आहे. कारण जसजशा निवडणुका येतात तसतशा राजकीय घडामोडींना देखील तशाच प्रकारे वेग आल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. रॉबर्ट वाड्रा जी जो है उनको अब जाना पड़ रहा है, कई बार जो है उनको हाजिर होना पड़ रहा है. क्या लगता है आपको, जेल जाना पड़ेगा रॉबर्ट वाड्रा जी को? देखिए, यहाँ तक इस शो का हम अगर विवरण करें कि ये शो के बारे में बात करें तो ये टोटली हम लोग ज्योतिषीय आधार पर इस शो की बात करते हैं. तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप बोलते हो कि 99% सही निकलती हैं. जी बिल्कुल. 99 नहीं तो 90%, 90 नहीं तो 80%, कहीं ना कहीं प्रभु कृपा है. इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ कुंडली और उसका विश्लेषण करते हैं. जी बिल्कुल. रॉबर्ट बडेरा की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 18/4/1969 यानी 69 फ्राइडे का दिन, राहु की महादशा में प्रियंका गांधी के साथ उनकी शादी हुई. और कहीं ना कहीं इस वक्त उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो गुरु की महादशा चल रही है 2013 से. आपने देखा होगा कि 2013 से चाहे 14 में उनकी सरकार खत्म हो गई, 2013-14 से ही कोई ना कोई विवाद उनके पीछे लगा रहा. जी बिल्कुल. चाहे वो हरियाणा में हुड्डा के साथ में ज़मीन थी, चाहे वो राजस्थान में एक दो जगह के ऊपर ज़मीन विवाद जो है उनके गले पड़ते हुए दिखाई दिए. अभी विदेशों में भी कहीं ना कहीं उनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ है, ये है वो है, सब चीज़ें जो है सामने आ रही है. मगर कुंडली का आधार 2013 से गुरु की महादशा, और गुरु जो है वो कन्या राशि में लगन में केतु के साथ बैठा हुआ है. तो मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए कि जो कन्या राशि में गुरु और धनु राशि में बुध होगा तो कहीं ना कहीं विरोधाभास प्रकट करता है. अब आपका सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जिस तरह हमने यहाँ पर छगनराव भुजबल और सहारा श्री की बात की थी, बिल्कुल कि क्या उनको जेल जाना पड़ सकता है. इतनी ब्लंटली और इतनी फिराक दिली से कहीं भी ना ये सवाल पूछा जाता है और ना ये उत्तर दिए जाते हैं. जी. तो मैं ये सब ऑडियंस का आभार प्रकट करता हूँ. डेफिनेटली एक बात पक्की है कि इस वक्त अगर रॉबर्ट की कुंडली में महादशा और दशा देखी जाए तो उनके ऊपर आगे आने वाले दिनों में ये तकलीफें कंटिन्यूसली बढ़ती हुई दिखाई देती हैं. 20/4/2019 डेट समझ के लीजिए आप. 20/4/2019. देखिए, अभी आचार संहिता लग जाएगी. आचार संहिता से के बाद क्या होता है, उसके क्या अपवाद हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, मुझे ज्ञान नहीं है. मगर कहीं ना कहीं कुंडली का प्रकट करता है कि 20/4/2019 के पहले पहले रॉबर्ट बडेरा जो हैं, प्रियंका गांधी के पति, उनको जेल जाना पड़ सकता है और उनकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं. बेल या जेल, ये दोनों चीज़ों के ऊपर डेफिनेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इस वक्त जो उनके ग्रह हैं वो अच्छे नहीं हैं. यहाँ तक कि लगन में बैठा हुआ गुरु और केतु का चांडाल योग उनकी धर्मपत्नी की कुंडली, धर्मपत्नी के घर सप्तम स्थान को भी देखता है. वहां भी उनके विवाद जो हैं पत्नी के साथ में भी आगे जाकर बढ़ सकते हैं. तो इसलिए जेल जाने के योग उनके डेफिनेटली बनते हैं. कहीं ना कहीं कोई ना कोई राहत भी मिल सकती है. जैसे मैंने बोला, बेल या जेल, तो वातावरण उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है. जी, जैसे आपने अभी कहा कि भाग्य को पलटते हुए देर नहीं लगती, उसी तरीके से भाजपा की सरकार आने के बाद में कांग्रेस जो है जीतने के लिए कुछ न कुछ करने के लिए तैयार है, हर पासा फेंकने के लिए तैयार है. अब प्रियंका गांधी जी को आगे खड़ा कर दिया है, उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वो कांग्रेस पक्ष ने डाल दी है. तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस को बचा पाएंगी? क्या वही एक लास्ट आशा उनके पास में बची हुई है? क्या वो एसेट है कांग्रेस के लिए? देखिए, प्रियंका गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं,
12 जनवरी 1972। जी। हर तरह से जब उनकी कुंडली को हम झिझोड़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, जिस दिन से वो उन्होंने कांग्रेस की कमान थामी है, उस दिन से मैंने उनकी कुंडली के ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा रोज उसका विश्लेषण किया है। आज अगर हम प्रियंका जी की कुंडली का अध्ययन, मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि ये 2018 जुलाई से पहले पहले आ जाएंगी, तो 6-8 महीने बाद में आई। यहाँ तक उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली मकर राशि का राहु, कर्क राशि का केतु, सूर्य और बुध बुद्धादित्य योग, सूर्य और गुरु प्रारब्ध योग, चंद्रमा दूसरे घर में बैठा हुआ, शुक्र उच्च का होकर सब पंचम स्थान पर संसार के घर में, जन्नता के घर में बैठा हुआ। अब जब हम प्रियंका गांधी की पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, चाल, उनकी साड़ी पहनने का स्टाइल देखते हैं तो डेफिनेटली हमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की याद आ जाती है। उसी तरह के बाल, उसी तरह का पहरावा, उसी तरह की चाल। तो चलते चलते आगे हो सकता है कि उनकी भाषा भी उनके जैसी हो जाए। एक बात पक्की है यहाँ पे भी भाई साहब कि प्रियंका गांधी या तो अपने भाई को पीएम बनाएंगी या खुद उस गद्दी पर बैठेंगी। ये आज की बड़ी सबसे बड़ी भविष्यवाणी। जी। प्रियंका गांधी के आने से बीजेपी को जो नुकसान होना है वो तो छोड़िए, यूपी में माया और अखिलेश को जो नुकसान होगा वो आप देखेंगे। और आज की डेट 9 फरवरी की डेट, इस भविष्यवाणी को याद रखेंगे। भारत में आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी, ये दो एक ऐसे शख्स 2019 के चुनाव का फैसला करेंगे। डेफिनेटली उसमें शरद पवार साहब जो है एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। मगर यहां पर प्रियंका गांधी की कुंडली का और आपके सवाल की बात करें, अगले 28 साल प्रियंका गांधी के ऊपर राजयोग है। उनकी कुंडली में दोष ही नहीं दिखता। आप समझ के लीजिए मेरी बात, दोष रहित कुंडली है। सो प्रियंका गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, आज नहीं तो कल। प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगी, आज नहीं तो कल। इस इलेक्शन में भी उनकी भूमिका, कांग्रेस को कम से कम 30 से 40% प्रियंका गांधी के आने से बल मिला है। डेफिनेटली प्रियंका गांधी जो है आने वाले 2019 के इलेक्शन में तुरुप का इक्का साबित होंगी। जी, आपने अब बता दिया कि कांग्रेस और भाजपा किस तरीके से आमने सामने खड़े हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो जनता होती है वही फैसला हमेशा से करती है? अब आरक्षण के मामले को ही ले लीजिए कि चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, आरक्षण का मामला भी जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण के मामले पर जो भी उनके साइड से रहेगा, क्या नहीं लगता राजगद्दी पर वही विराजमान होगा? देखिए सर, एक बात बताऊं आपको, मंगल की राशि में जब चंद्रमा की महादशा लगती है, आई एम टॉकिंग अबाउट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो डेफिनेटली कुछ फैसले आपके जीवन में ऐसे हो जाते हैं जो आपने नहीं करने चाहिए। आप समझे मेरी बात? जी। जो आपने नहीं करने चाहिए और वो हो जाते हैं। जिस तरह एक बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है और उसको आप इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, और उस दिन के 2014 के मुहूर्त की बात मैं जब करता हूं कि उन दिनों जो मुहूर्त निकाला गया शाम के समय का, वो अभिजीत मुहूर्त नहीं था, वो बूझ मुहूर्त था। कितने भारतीय जनता पार्टी के खासदार उनकी डेथ हो गई, कितने लोग उनको छोड़कर चले गए, आपने देखा ही होगा। आरक्षण के मामले में देवेंद्र फडणवीस ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस वजह से मध्य प्रदेश में हारे 10% स्वर्णों को भी आरक्षण दे दिया। जी हाँ। मगर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कुंडली की क्या बात करें।
सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट की 50% से आगे आरक्षण नहीं चलेगा। लुभावने, कहीं ना कहीं लुभावने वादे हैं ये। और यहाँ तक कुंडली की बात करें, अगले साल का राजा शनि है और सूर्य जो है वो मंत्री है। तो विवाद, हर बात में विवाद आपको दिखेगा। अभी गुड़ी पाड़वा में हमारा नया साल शुरू होगा, नवरात्रों की प्रतिपदा के दिन, चैत्र नवरात्रों में हमारा पहला दिन शुरू होता है। जी हाँ। तो अगला साल आसान नहीं होगा। आंदोलन, बहिष्कार, आप देखेंगे हर रोज आंदोलन हो रहा है। अभी किसानों ने किया, अभी अनएम्प्लॉयड लोगों ने किया, जी हाँ। यहाँ पे मराठा आरक्षण चला। तो ये आंदोलन भरा साल होगा। सूर्य पर देश की आत्मा है और शनि जो है उसके ऊपर कलंक बन के बैठ जाता है। कहीं ना कहीं अगला साल जो है वो उथल पुथल भरा होगा। इसमें महागठबंधन, एनडीए, यूपीए, इनमें जो कशमकश होगा ये आज तक भारतीय राजनीति में नहीं देखा गया होगा। और एक बात और, राजनीतिज्ञ जो अपनी मर्यादा है उसको भूलकर कुछ भी बोलेंगे। राजनीतिज्ञ किसी भी हद तक जाकर, साम दाम दंड तो छोटी सी बात है, किसी भी हद तक जाकर राजनीति में सफलता पाने की कोशिश करेंगे। आरक्षण जो है ये हर व्यक्ति मांगेगा। कल को सरदार भी मांगेंगे, माइनॉरिटी में है। कल को स्वर्णों को इन्होंने दे दिया जो एक्सेप्टेबल नहीं है अभी तक। और कुछ ऐसी जातियां खड़ी होंगी जिनके लिए वाद विवाद बढ़ते ही जाएगा। जी हाँ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम अगर देखें तो हर विषय पर राजनीति हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। अब दूसरा एक और मुद्दा है जिसको हम लोग कहते हैं माल्या जी। माल्या जी ट्विटर पर जो है ट्वीट तो करते हैं, लेकिन भारत वापस कब लौटेंगे, प्रत्यार्पण उनका कब होगा, ऐसे एक नहीं तो कई सारे सवाल जो है माल्या जी को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, माल्या का प्रत्यार्पण होगा? 18/12/1955 इसी मंच के माध्यम से हमने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो लोगों को चौंका दी थी। जी। देखिए, राजनीति की जीत या हार, उसमें तो डेफिनेटली आप लोगों का बहुत प्यार मिला, समर्थन मिला। कुछ गलतियां होती भी हैं और उसके ऊपर हम सुधार करके आगे चलते हैं। मकर राशि माल्या साहब की है 18/12/1955। और इसी शो के माध्यम से मैं पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ। एक आध डेट निकल गई है पर अभी लास्ट डेट जो है 20/5/2019 की है। इस वक्त उनकी शनि की महादशा चल रही है और 2025/8/2019 तक शनि में राहु चल रहा है। मगर मई 20 तारीख से पहले पहले विजय माल्या जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं ईडी के, और या जैसे दीपक तलवार को लाए हैं, इसी तरह कहीं ना कहीं विजय माल्या जो है उनको भारत लाया जा सकता है। और पर क्योंकि शनि उनका उच्च का है, उनको बहुत जल्दी बेल मिल सकती है। आने के बाद बहुत जल्दी बेल मिल सकती है और उनको जेल में कम से कम तकलीफ हो सकती है, ऐसी कुंडली उनकी बताती है। मगर डेफिनेटली शनि और राहु इस तरह की कुंडली बनाकर बैठे हुए हैं जिसमें विजय माल्या जो है हजारों प्रयत्न करने के बाद भी इस चक्रव्यूह से निकल नहीं सकते हैं। उनको भारत में आकर जेल में चाहे 2 दिन रहना पड़ेगा। जी, एक और शख्स है राजनीति में, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये हमेशा से कहते आए हैं। जब वो खड़े हो जाते हैं तो हंसी जो है किसी के भी चेहरे पर आने से नहीं रुक पाती। ऐसे हैं रामदास आठवले जी। रामदास आठवले जी अब कहना चाह रहे हैं कि जिस मतदार संघ से वो चुनाव के लिए खड़े हुए हैं वहीं से 2019 के लिए भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है, रामदास आठवले जी हमेशा से कहते हैं कि आई एम द ब्रिज बिटवीन सेना एंड बीजेपी, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा जब 2019 के लिए अपनी ही जगह पर खड़े रहने के लिए वो खुद सोच रहे हैं, ना जगह छोड़ेंगे सेना के लिए ना जगह छोड़ेंगे बीजेपी के लिए? देखिए, यहाँ तक उनको देखकर हंसी आने की बात आप कह रहे हैं, मैं उनको बहुत सीरियसली लेता हूँ जी। बल्कि मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं जो अपनी करतूत से, अपनी कार्यशैली से, अपने कामों से अपनी सफलता का परीक्षण देते हैं। रामदास आठवले जो हैं वो एक सामान्य परिवार में सांगली में जन्म लेने के बाद में जो उन्होंने हाइट देखी,
मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दलित नेता ने उस तरह की हाइट देखी हुई। जी। रामदास आठवले एक वाहद शख्स हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में कभी भी गद्दी नहीं छोड़ी। एक जैसे रामविलास पासवान है और एक रामदास आठवले हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, रामदास आठवले को आपने हमेशा लाइमलाइट में देखा है और जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, आवाम के लिए, दलित वर्ग के लिए रामदास आठवले जीने और मरने तक आगे आते हैं। पर कुंडली अपना काम करती है। 25/12/1959 तुला राशि, तुला राशि पे शनि की महादशा खत्म हो गई है। यहाँ पे भी उनको इलेक्शन लड़ना है, यहाँ वो चाहते हैं। ध्यान रखिए इस बात का। बुध की महादशा चल रही है और बुध में इस वक्त शुक्र और सूर्य, बुध में शुक्र चल रहा है 15/7/2019 तक। यहाँ से भी उनको इलेक्शन लड़ने की इच्छा है, वो इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे। जी। उनको बीजेपी शिवसेना की तो बात छोड़िए, उनको कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति हैं। यहाँ पर कहीं भी उनको समर्थन हर जगह से मिलता हुआ दिखाई देता है। मगर मैं आपके मंच के माध्यम से रामदास जी को हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ, आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप 2-3 बार बहुत सीरियसली बीमार पड़ चुके हो और जून, जुलाई, अगस्त में एक बार फिर ऐसा समय आ सकता है जिसमें आपको अपनी सेहत के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देंगे तो नहीं आएगा। आपको अपनी सेहत का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिलकुल. काही और दिलचस्प सवाल जो आहे उनके जवाब मैं आपसे पाना चाहता हूँ. आपण पाहिले की कशा प्रकारे अनेक प्रश्नांना स्वतः पंडितजींनी चांगल्या प्रकारे उत्तर दिलेलं आहे. काय दशा आहे प्रत्येकाच्या पत्रिकेमध्ये, नेमकं काय लिहून ठेवलेलं आहे, येत्या काळात काय होणार आहे या संदर्भातली भविष्यवाणी देखील ते वर्तवत आहेत. आणखी काही प्रश्न विचारणार होते का छोट्याशा ब्रेक नंतर. ब्रेक नंतर राज्यमंत्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. अनेक राजकीय घडामोडी सध्या घडतात आणि त्याच संदर्भातले प्रश्न जे आहेत ते आपण पंडितजींना विचारणार आहोत. पाहूयात कोणाच्या भविष्यात नेमकं काय लिहून ठेवलंय ते. पंडित जी, भाजपा जो है अपने चुनाव की पूरी तरीके से जो है तैयारी कर रही है, लेकिन महागठबंधन के लिए जो है हर किसी का ध्यान है पश्चिम बंगाल की ओर, क्योंकि वहाँ पर ममता दीदी बैठी हुई है, धरना करती है. कभी महागठबंधन के लिए सारे विरोधी पक्ष जो है उनको इकट्ठा लाने की कोशिश में जुटी हुई है. क्या लगता है कैसी रहेगी लड़ाई ममता दीदी और नरेंद्र मोदी जी में? बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और ममता दीदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो दोनों ही जिद्दी हैं, क्रोधी हैं, हाँ. आंदोलनकारी हैं. उन्होंने आरएसएस में आंदोलन किए और इन्होंने बंगाल में आंदोलन किए. चाहे वो टाटा का मुद्दा हो, आपको तो याद होगा जी, टाटा का मुद्दा हो, उन्होंने टाटा की नैनो कार की वहाँ पे फैक्ट्री लगने नहीं दी. आपको याद होगा जी, याद है. शनि की महादशा उनके ऊपर लगी हुई है. वृष राशि है, वृष राशि राशि अधिपति कौन है? शुक्र. और शनि की महादशा लगी हुई है ममता बनर्जी के ऊपर. 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, रेल मंत्री रह चुकी हैं और बड़े बड़े पोर्टफोलियो और एक सामान्य परिवार में आज भी वहाँ ही रहती हैं. आपने देखा होगा कि कम से कम कीमत में की साड़ी पहनती हैं, चप्पल पहनती हैं और आम लोगों में रहकर आम लोगों की तरह बात करती हैं, आम लोगों की तरह खाती हैं और उनमें अपनापन प्रकट करवाती हैं. ये बहुत कम लोगों में होता था. माननीय बापू की बात करते हैं, जब हम, आप बोलेंगे ममता से बापू की तरफ किधर चले गए. जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उन्होंने क्यों टाई कोट उतार दिया? उन्होंने बोला कि मेरा देश जब नंगा है तो मैं कपड़े कैसे पहन सकता हूँ जी. ये बापू के शब्द थे. दिस इज ट्रू. बिहार गए जब चंपारण में वो, तो ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने जो भी कपड़े पहने वो आम आदमी ने पहने हैं. चप्पल पहनी है वो आम आदमी ने पहनी है. यहाँ पैदा हुई थी, यहाँ से आंदोलन किया, यहाँ से लड़ी और अपने जीवन में सफलता पाई. आज तक चीफ मिनिस्टर के घर में भी नहीं रही. और आपको जानकर हैरान होगी, केजरीवाल जैसी मारुति कार में जाती हैं वो अपने ऑफिस, और हाँ. बिल्कुल उनको कहीं भी ट्रैफिक नहीं लगता.
जो लगता है वहाँ खड़ी है, वो चीफ मिनिस्टर है, कोई ड्रामा नहीं है। एक तो मैं ये तय कर देता हूँ कि अगली चीफ मिनिस्टर वापस मुख्यमंत्री जो है कोलकाता में, बंगाल में वही बनेगी, और हो सकता है जो सीटें पिछली बार मिली उससे 5-10 सीटें ज़्यादा मिले उनको। और यहाँ तक ये आंदोलन की बात है जो आपने कही, इस वक्त अभी 7 दिन पहले 6 दिन पहले जो वो धरने पे बैठ गई, अपने पुराने तेवरों में आ गई। अगर हम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। मैं ज्योतिषीय गणना कर रहा हूं। देखिए, आप किसी का गला घूंट कर उस मुंह नहीं खुलवा सकते, नाक बंद करके मुंह नहीं खुलवा सकते। वो स्त्री हैं जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। मैं तो पूरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ चुका हूं उस औरत की। उन हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, तब भी वो 5 दिन के बाद हॉस्पिटल से आकर व्हील चेयर पर बैठकर वोट देने गई थी। आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है, उसका नाम ममता बनर्जी है। मेरा कोई परिचय नहीं, उसके बावजूद भी आप बोलेंगे इतनी तारीफ कर रहा हूं मैं, मगर तारीफ के काबिल है। बंगाल में सीपीएम था, कितना ग्रोथ हुआ मालूम नहीं, पर आज के दिन मैं कलकत्ता गया हूँ, डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें बदली हैं। आम आदमी थोड़ा सा प्रसन्न हुआ है। और ममता कहाँ, यहाँ पर सीटों की बात करें, आज तृणमूल कांग्रेस के पास जितनी सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जितने, मुझे लगता है कि कम से कम 1 या 2 ज़्यादा ही आएंगे। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले थे, आपको शायद पता होगा ये गणना। और हमारे बीजेपी के अध्यक्ष डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसको 2 से 20 के में पलटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो कैसे पलटेंगे पर ज्योतिषीय आधार पर मुझे कहीं नहीं लगता है। डेफिनेटली ममता बनर्जी जो है आने वाले इलेक्शन का शरद पवार की तरह बहुत बड़ा धुरा होंगी। मगर मैं यहाँ पर एक बात वापिस रिपीट करना चाहता हूँ, ममता दी हो, मायावती जी हो, अखिलेश हो, रामविलास पासवान जो इस वक्त भी एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, ये सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को बाहर से नहीं तो अंदर आकर समर्थन करेंगे और अगली सरकार में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। एक महागठबंधन बन चुका है ना, आपने देखा होगा जी हाँ। और कहीं ना कहीं एनडीए का एक अपने कोई 5-7 लोग हैं, 5-7 पार्टियां हैं जो इनके साथ सम्मिलित हैं। ये जो पार्टियां हैं, जैसे इन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में समर्थन किया, इसी तरह कहीं ना कहीं राहुल जी यहाँ प्रियंका जी को आगे करके अगली सरकार बनाने में की कोशिश करेंगे। पर नरेंद्र मोदी एक योद्धा हैं, डेफिनेटली हर तरह से साम दाम दंड जोर लगाकर सत्ता में वापस आने की कोशिश करेंगे। जैसे उन्होंने राजस्थान में 40 सीटों के ऊपर मीडिया बोल रहा था, 72-73 के ऊपर चले गए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके जोश, जलवे और प्रेजेंटली सिटिंग इन रूलिंग पार्टी, इसका मुकाबला महागठबंधन और कांग्रेस को करना पड़ेगा और उसके लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। मगर नरेंद्र मोदी की कुंडली, अमित शाह की कुंडली और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं और कुछ गलतियां और होंगी उनसे, जिससे हो सकता है उनको नुकसान हो जाए। जी बिल्कुल, ये सवाल हो गए सब राजनीति से जुड़े हुए। बहुत कम समय बचा हुआ है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शेयर और कमोडिटी मार्केट कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? 36,546 मतलब 37,400 छू चुका था एक वापस। देखिए, यहाँ पर शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो 100 में से 60% भी ठीक हो गया तो आप गनीमत समझो जी। आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर स्टॉप लॉस रखकर काम करें, क्योंकि राजमंत्र जय महाराष्ट्र और पंडित राजकुमार शर्मा आपकी हानि और आपके फायदे के जिम्मेदार नहीं हैं। अब जब बात करते हैं 36,546, ये नीचे का आंकड़ा 36,000 भी एक बार बाजार तोड़ सकता है, तो 35,800 और ऊपर का आंकड़ा 36,800 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दिखता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 11,050, उससे ऊपर नहीं दिखाई देता, और 10,800
कहीं ना कहीं मैं इस हफ्ते बेरिश हूँ, मतलब मार्केट गिरने के योग हैं। सोना 33,242 पे बंद हुआ है। ये कहीं ना कहीं अगर 200-500 रुपये नीचे आता है तो बाय करके रखिए। सिल्वर में मैं हमेशा बोलते आया हूँ, 36,000 पे था तो बोलता था कि 40 हो जाएगा। अब 40 है तो मैं 45 भी बोलता हूँ। जी। 6 महीने के लिए सिल्वर में निवेश करें, आपको लाभ होगा। जी बिल्कुल, ढेर सारा प्यार आपके लिए और हमारे इस प्रोग्राम के लिए आया हो। उनके कुछ नाम जो है मैं अपने दर्शकों को फिर एक बार बता दूं। सुमंत जोशी आहेत, डिस्ट्रिक्ट शाजापूर मध्य प्रदेश या ठिकाणाहून. त्याचबरोबर रुपेश पडवेकर आहेत मुंबईहून. ठाण्याहून मयुरी गव्हाणे, सचिन मुंढे, अमोल यादव, अतुल दळवी, त्यानंतर महेंद्र सिंग, चंद्रशेखर सिंग आणि यावेळेला आणखी एक खास प्रेक्षक आपल्यावर जोडल्या गेलेले आहेत, ते म्हणजे लावणी सम्राज्ञी सुरेखा पुणेकर यांनी देखील हा कार्यक्रम पाहायला सुरुवात केलेली आहे. त्याचबरोबर थेट दुबईला राजन भाई असतात, त्यांनी देखील यावेळेला खूप सारं प्रेम जे आहे ते आपल्या या शो साठी पाठवलेलं आहे. तो बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल कर आप आए, हमारे दर्शकों से आपने बातचीत की. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया. धन्यवाद. तर राजमंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झालेली इथंच थांबण्याची. मात्र तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र.